मैं हार गया। एक पश्चिमी देश का अहंकार, मेरी डिग्रियां, मेरा 30 साल का अनुभव और विज्ञान पर मेरा अटूट विश्वास, सब कुछ उस दिन मुंबई की बारिश में बह गया। मैंने हमेशा सोचा था कि भारत एक शोर शराबे वाला देश है। मुझे लगता था कि यहाँ के लोग अनुशासन का मतलब नहीं जानते, कि यहाँ का सिस्टम भगवान भरोसे चलता है। मैं, रॉबर्ट, लंदन के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मुख्य अधिकारी, भारत आया था उन्हें यह सिखाने कि शहर कैसे चलाए जाते हैं। मैं आया था उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाने। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस देश को मैं सिस्टम सिखाने आया हूं, उस देश की मिट्टी में संस्कारों का ऐसा सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तेज और किसी भी मशीन से ज्यादा मजबूत है। यह कहानी मेरी हार की है। यह कहानी उस दिन की है जब मैंने अपनी आंखों से भारत की असली ताकत को देखा। एक ऐसी ताकत जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। यह कहानी है भारत के उस जज्बे की जिसने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और मुझे यह एहसास दिलाया कि असली विकसित देश वह नहीं है जहां सड़कें साफ हैं, बल्कि वह है जहां लोगों के दिल साफ हैं। शुरुआत उस दिन से हुई जब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपना पहला कदम रखा। जुलाई का महीना था। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही गर्म हवा के एक थपेड़े ने मेरा स्वागत किया। लंदन की ठंडी और व्यवस्थित हवा का आदी मेरा शरीर इस उमस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे चारों तरफ शोर था, टैक्सियों के हॉर्न, लोगों की ऊंची आवाजें और भीड़। इतनी भीड़ कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया यहीं समा गई हो। मुझे लेने आए मिस्टर शर्मा, जो मुंबई महानगर पालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, एक साधारण सी शर्ट और पैंट पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो मेरे अंदर की झुंझलाहट के बिल्कुल विपरीत थी। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर शर्मा, आपके शहर में बहुत शोर है। यहां लोग लाइन में चलना क्यों नहीं जानते? क्या यहां कोई नियम नहीं है? मिस्टर शर्मा ने बस मुस्कुराते हुए कहा, सर, यह शोर नहीं, यह है इस शहर की धड़कन है। और जहां तक नियमों की बात है, हमारे यहां नियम कागजों पर कम और दिलों में ज्यादा लिखे होते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने की बातें हैं। दिल से ट्रैफिक नहीं चलता, नियमों से चलता है। गाड़ी होटल की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर का नजारा मुझे डरा रहा था। सड़कें गाड़ियों से भरी हुई थीं। बसें, कारें, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिलें एक दूसरे से इंच भर की दूरी पर चल रही थीं। मुझे लग रहा था कि अभी एक्सीडेंट होगा, अभी कोई गिरेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई नहीं गिर रहा था। सब एक अदृश्य लय में आगे बढ़ रहे थे। मैंने मिस्टर शर्मा से कहा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है। अगर लंदन में इतना ट्रैफिक होता तो पूरा शहर ठप हो जाता। हमें यहां सब कुछ बदलना होगा। हमें सख्त कानून लाने होंगे, ऑटोमेशन लाना होगा। मिस्टर शर्मा ने फिर वही शांत जवाब दिया, सर, आप तकनीक लाइए, लेकिन हमारे लोगों के स्वभाव को समझने की कोशिश कीजिए। भारत मशीनों से नहीं, भावनाओं से चलता है। मुझे हंसी आ गई। भावनाओं से? क्या भावनाएं ट्रैफिक जाम हटा सकती हैं? क्या भावनाएं बाढ़ रोक सकती हैं? मैं अपने होटल के कमरे में पहुंचा, जो शहर की एक ऊंची इमारत में था। वहां से नीचे देखने पर मुंबई एक चींटियों के बाम्बी जैसा दिख रहा था। मैंने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, मिशन इम्पॉसिबल। इस देश को सुधारना नामुमकिन है। यहां के लोग अव्यवस्थित हैं, सिस्टम लाचार है और भविष्य अंधकारमय है। अगली सुबह मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। न्यूज चैनलों पर बताया जा रहा था कि अगले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। मैंने अपने होटल की खिड़की से बाहर देखा। आसमान काला हो चुका था। काले बादलों ने पूरे शहर को ढक लिया था। लंदन में अगर ऐसी चेतावनी मिलती तो पूरा शहर बंद हो जाता। लोग अपने घरों में दुबक जाते, सड़कें खाली हो जाती। लेकिन यहां तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। नीचे सड़क पर लोग अब भी काम पर जा रहे थे। वो डब्बे वाले जिनके बारे में मैंने सुना था, अपनी साइकिलों पर लोहे के बड़े बड़े क्रिएट लादे, सफेद टोपी पहने, मूसलाधार बारिश में भी पैडल मार रहे थे। बसें यात्रियों से खचाखच भरी थीं। मुझे लगा, ये लोग पागल हैं। क्या इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? यह कोई बहादुरी नहीं, यह मूर्खता है। मैंने मिस्टर शर्मा को फोन किया। शर्मा जी, आज की मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। बाहर तूफान आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आपका स्टाफ आज ऑफिस आएगा। मिस्टर शर्मा की आवाज में वही ठहराव था। रॉबर्ट सर,
मीटिंग कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, मेरा स्टाफ आ चुका है। और रही बात बारिश की, तो मुंबई वाले बारिश से डरते नहीं, उसके साथ जीना जानते हैं। हम काम नहीं रोकते सर, काम ही हमारी पूजा है। मैं हैरान था, क्या यह आदमी झूठ बोल रहा है या यह कोई अतिशयोक्ति है? मैं खुद देखने के लिए नीचे उतरा। होटल की लॉबी के बाहर का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। बारिश की बूंदें गोलियों की तरह बरस रही थीं। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक रहे थे। सड़कें नदियों में बदल चुकी थीं, घुटनों तक पानी भर गया था। लेकिन शहर रुका नहीं था। एक ऑटो वाला अपनी गाड़ी को धक्का लगा रहा था और हैरानी की बात यह थी कि उसका यात्री, जो एक सूट बूट पहना हुआ कॉरपोरेट कर्मचारी लग रहा था, वह भी नीचे उतरकर उस ऑटो वाले के साथ धक्का लगा रहा था। लंदन में यात्री ड्राइवर पर चिल्लाता, रिफंड मांगता और कंपनी पर मुकदमा करने की धमकी देता। लेकिन यहां वो दोनों हंस रहे थे, बारिश में भीगते हुए। एक अमीर और एक गरीब दोनों मिलकर एक मशीन को धक्का दे रहे थे। यह मेरा पहला झटका था। यह कौन सा रिश्ता है? यह कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने सोचा, शायद यह कोई अपवाद होगा। एक दो अच्छे लोग हर जगह होते हैं। मैं कंट्रोल रूम जाने के लिए जिद करने लगा। मुझे देखना था कि जब यह शहर डूबेगा तो इनका प्रशासन कैसे हाथ खड़े कर देता है। मुझे देखना था कि कैसे इनकी व्यवस्था फेल होती है, ताकि मैं अपनी रिपोर्ट में लिख सकूं कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। मिस्टर शर्मा मुझे लेने आए। उनकी सरकारी गाड़ी पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हम दादर के इलाके से गुजर रहे थे। पानी अब कमर तक आ चुका था। गाड़ियां बंद पड़ रही थीं। ट्रैफिक लाइट्स बंद हो चुकी थीं। जैसा मैंने सोचा था, टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी थी। करोड़ों रुपए के सिग्नल सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे सब बेकार हो गए थे। अब असली अराजकता शुरू होगी। अब लोग एक दूसरे को नोचेंगे, रास्ते के लिए लड़ेंगे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, इंतजार करते हुए कि कब झगड़ा शुरू हो। तभी मैंने एक और अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक व्यस्त चौराहे पर, जहां कोई पुलिस वाला नहीं था, सिग्नल बंद था, वहां ट्रैफिक जाम नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी, भीगते हुए बीच सड़क पर खड़ा था। उसने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। वह शायद पास की बस्ती का रहने वाला था। वह अपने हाथों से ट्रैफिक को निर्देशित कर रहा था, सीटी बजा रहा था, गाड़ियों को रुकने और जाने का इशारा कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में बैठे अमीर लोग उस साधारण लड़के के इशारों का पालन कर रहे थे। कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था, कोई उसे गाली नहीं दे रहा था। मैंने मिस्टर शर्मा की तरफ देखा। यह कौन है? क्या यह पुलिस ने हायर किया है? मिस्टर शर्मा मुस्कुराए। नहीं सर, यह एक वॉलंटियर है। इसे किसी ने नहीं कहा। इसने देखा कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, एम्बुलेंस फंस सकती है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो यह खुद आ गया। इसे कहते हैं स्वधर्म, अपना कर्तव्य खुद पहचानना। स्वधर्म, यह शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगा। ड्यूटी, बिना पैसे के, बिना ऑर्डर के। मेरी पश्चिमी सोच इसे प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। हमारे यहां हर काम के लिए एक पद होता है, एक वेतन होता है। अगर वह काम मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो मैं उसे क्यों करूं? लेकिन यह लड़का, जो शायद खुद गरीब था, वह अमीरों की मदद कर रहा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यह सही काम था। हम थोड़ा आगे बढ़े। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। हमारी गाड़ी एक जगह जाकर रुक गई। इंजन में पानी चला गया था। ड्राइवर ने कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हम बीच सड़क पर फंस गए थे। चारों तरफ पानी था। मैं डर गया। अब हम क्या करेंगे? हम यहां फंस गए हैं, कोई मदद नहीं आएगी। यह भारत है, यहां तो आपातकालीन सेवाएं भी घंटों लगा देती हैं। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क जा चुका था। मैं पसीने से तरबतर हो गया, हालांकि बाहर ठंडक थी। मेरा डर मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी खिड़की पर एक दस्तक हुई। मैंने डरते हुए कांच नीचे किया। बाहर एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसने साधारण सी साड़ी पहनी थी, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके हाथ में एक थर्मस और कुछ पैकेट थे। क्या वह कुछ बेचने आई है? इस मुसीबत में भी ये लोग व्यापार कर रहे हैं? मैंने झुंझलाते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, प्लीज जाओ यहां से। महिला ने मेरी कड़वी बातों का बुरा नहीं माना। उसने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, बहुत देर से यहां फंसे हो, चाय पी लो, शरीर गर्म हो जाएगा। और यह बिस्कुट रख लो, पता नहीं कब तक यहां रुकना पड़े। मैं सन्न रह गया। वह बेच नहीं रही थी, वह दे रही थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, कितने पैसे? उसने हंसते हुए कहा, पैसे?
मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के पैसे नहीं लिए जाते साहब, यह तो पुण्य है। लो पकड़ो। वह जबरदस्ती मेरे हाथ में चाय का कप थमाकर आगे बढ़ गई। मैंने देखा कि वह अकेली नहीं थी, उसके पीछे पूरी की पूरी टोली थी। कोई खिचड़ी बांट रहा था, कोई पानी की बोतलें दे रहा था। यह कोई सरकारी राहत कार्य नहीं था, यह उस मोहल्ले के आम लोग थे। वो लोग जिनके घर शायद खुद पानी में डूब रहे होंगे, वो सड़क पर निकल आए थे ताकि अजनबियों को भूख न लगे। मैंने वह चाय का घूंट भरा। वह सिर्फ चाय नहीं थी, उसमें अदरक और इलायची के साथ साथ एक अजीब सी अपनापन थी। लंदन के सबसे महंगे कैफे की कॉफी में भी वह स्वाद नहीं था जो उस साधारण सी चाय में था। मिस्टर शर्मा ने मेरी तरफ देखा। सर, आप कह रहे थे कि सिस्टम फेल हो गया है। आप सही थे, मशीन वाला सिस्टम फेल हो गया है। बत्तियां गुल हैं, फोन बंद हैं, ड्रेनेज जाम है, लेकिन भारत का ह्यूमन सिस्टम, हमारा मानवता का सिस्टम अभी शुरू हुआ है और यह सिस्टम कभी फेल नहीं होता। यह बैटरी से नहीं, जज्बे से चलता है। मुझे उनकी बात समझ आने लगी थी, लेकिन मेरा अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। मैंने कहा, यह सब भावनात्मक बातें हैं शर्मा जी। चाय पिलाने से पानी कम नहीं होगा। हमें घर जाना है और घर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अचानक हमने सायरन की आवाज सुनी। दूर कहीं एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। सड़क पर गाड़ियां इंच इंच करके रेंग रही थीं। पानी इतना गहरा था कि डिवाइडर दिख नहीं रहा था। एम्बुलेंस का ड्राइवर हताश होकर सायरन बजा रहा था। उसके अंदर कोई जिंदगी और मौत थी के बीच झूल रहा था। मेरा दिल बैठ गया। यह वह पल है जब सब खत्म हो जाएगा। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि हिलने की जगह ही नहीं है। ये मरीज यहीं मर जाएगा और कल के अखबार में एक छोटी सी खबर छपेगी। मैंने आंखें मूंद ली। मैं यह नहीं देख सकता था, लेकिन तभी एक शोर सुनाई दिया। यह शोर हॉर्न का नहीं था, यह इंसानी आवाजों का शोर था। मैंने आंखें खोली। मैंने जो देखा उस पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सड़क के दोनों ओर फंसे हुए गाड़ियों के ड्राइवर अपनी कारों से बाहर निकल रहे थे। मोटरसाइकिल वाले अपनी बाइकों से उतर रहे थे। पानी कमर तक था, गंदा और काला पानी, लेकिन ये लोग उस पानी में कूद रहे थे। क्या कर रहे हैं ये? वे एक मानव श्रृंखला बना रहे थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एम्बुलेंस के आगे खड़े हो गए और पानी में छिपे गड्ढों और खुले मैनहोल को टटोलने लगे ताकि एम्बुलेंस का पहिया न फंसे। और फिर एक चमत्कार हुआ जिसे मैं ट्रैफिक जाम कह रहा था। वह पिघलने लगा। लोग अपनी कीमती गाड़ियों को डिवाइडर पर चढ़ा रहे थे, फुटपाथ पर चढ़ा रहे थे, अपनी गाड़ियों को खरोंच लगने की परवाह किए बिना, सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए। एक ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक को तिरछा करके लगभग पलट ही दिया था ताकि एम्बुलेंस को निकलने की जगह मिल सके। गणपति बप्पा मोरैया का एक सामूहिक नाद गूंजा और 10-12 नौजवानों ने एम्बुलेंस को पीछे से धक्का देना शुरू किया, क्योंकि पानी के कारण उसका इंजन संघर्ष कर रहा था। उन्होंने एम्बुलेंस को अपने कंधों पर उठा लिया था, मानो वो कोई पालकी हो। एम्बुलेंस निकल गई। उस मरीज को अस्पताल पहुंचने का रास्ता मिल गया। उन लोगों को नहीं पता था कि एम्बुलेंस में कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है या गरीब है। उनके लिए वह सिर्फ एक जान थी और उस एक जान के लिए पूरा मुंबई एक हो गया था। मैं सुन्न हो गया था। लंदन में एम्बुलेंस के लिए रास्ता देना कानून है। अगर आप रास्ता नहीं देंगे तो आप पर भारी जुर्माना लगेगा। इसलिए हम रास्ता देते हैं, डर के कारण। लेकिन यहां कोई कैमरा चालान नहीं काट रहा था। यहां कोई पुलिस वाला डंडा नहीं दिखा रहा था। यहां लोग रास्ता दे रहे थे क्योंकि उनके संस्कारों में लिखा है कि पराई पीड़ा अपनी पीड़ा से बड़ी होती है। कानून का डर इंसान को अनुशासित बना सकता है, लेकिन दयालु नहीं। भारत के पास वह दयालुता थी जो किसी कानून की किताब में नहीं लिखी जा सकती। शाम ढल रही थी, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था, क्योंकि जगह जगह लोगों ने अलाव जला रखे थे और टॉर्च की रोशनी कर रखी थी। हमारी गाड़ी अभी भी खराब थी। मिस्टर शर्मा ने कहा, सर, हमें पैदल चलना होगा। पास ही एक गुरुद्वारा है, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। मैं झिझका। गंदे पानी में पैदल चलना, बीमारियों का डर, संक्रमण का डर। मेरे पश्चिमी दिमाग में हाइजीन के अलार्म बज रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई और उस ठंडे गंदे पानी में उतर गया। हर कदम पर मुझे डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं लड़खड़ाया, एक मजबूत हाथ ने मुझे थाम लिया। मैंने मुड़कर देखा। एक बहुत ही गरीब दिखने वाला मजदूर था, जिसके सिर पर प्लास्टिक की बोरी थी बारिश से बचने के लिए।
उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। संभल के साहब, वहां आगे गड्ढा है, उसने शुद्ध हिंदी में कहा। मेरा हाथ पकड़कर चलो। सोचिए जरा, मेरा सूट 50,000 रुपये का था, उसकी शर्ट शायद 50 रुपये की भी नहीं होगी। मैं एक बड़ा अफसर था, वह शायद दिहाड़ी मजदूर। सामान्य दिनों में मैं उसे अपने पास फटकने भी नहीं देता, मैं उससे दूर रहता। लेकिन आज कुदरत ने हम दोनों को बराबर कर दिया था। नहीं, सच तो यह है कि आज वह मुझसे बड़ा था, क्योंकि वह रास्ता जानता था, वह निडर था और वह मेरी मदद कर रहा था। मैं लाचार था, वह सक्षम था। उसने मुझे पूरे रास्ते गिरने नहीं दिया। जब हम गुरुद्वारे के पास पहुंचे तो उसने मेरा हाथ छोड़ा और हाथ जोड़कर कहा, राम राम साहब, अपना ख्याल रखना। और वह अंधेरे में गायब हो गया। मैं उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया, मैं उसे पैसे भी नहीं दे पाया। वह बस आया एक फरिश्ते की तरह और चला गया। मेरे मन में सवाल उठा, उसे क्या मिला? मेरी मदद करके उसे क्या मिला? पश्चिमी अर्थशास्त्र कहता है कि हर काम के पीछे एक इंसेंटिव, एक लाभ होना चाहिए। उसका लाभ क्या था? मुझे बाद में समझ आया कि उसका लाभ था आत्मसंतोष, किसी की मदद करने की खुशी। भारत में इसे पुण्य कहते हैं और यह उनकी सबसे बड़ी करेंसी है। हम गुरुद्वारे के अंदर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मेरी रही सही धारणाएं भी टूट गईं। वह जगह किसी शरणार्थी शिविर जैसी नहीं, बल्कि किसी बड़े परिवार के मिलन समारोह जैसी लग रही थी। हजारों लोग वहां थे जिनका घर डूब गया था, जो ऑफिस से घर नहीं जा पाए थे। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ जमीन पर बैठे थे। लंगर चल रहा था। एक तरफ बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में दाल और चावल बन रहे थे। और जानते हैं खाना कौन बना रहा था और कौन परोस रहा था? वही लोग जो बाहर से आए थे। मैंने एक आदमी को देखा जो टाई पहने हुए था, शायद किसी बैंक का मैनेजर होगा। वह अब अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर झूठे बर्तन धो रहा था। एक कॉलेज की लड़की जो शायद आज डिस्को जाने वाली थी, वह रोटियां बांट रही थी। यहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई जात पात नहीं थी। भूख का धर्म नहीं होता और रोटी की कोई जाति नहीं होती। यह बात भारत ने सदियों पहले समझ ली थी। कोई भूख का भारत ने, जो हम विकसित देश आज तक नहीं समझ पाए। मुझे एक कोने में जगह मिली। मेरे हाथ में स्टील की थाली थमा दी गई। जब गर्मा गर्म दाल और चावल मेरी थाली में परोसे गए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं दुनिया भर के 5 स्टार होटलों में खा चुका था, लेकिन उस साधारण से भोजन में जो स्वाद था वह अमृत जैसा था। वह स्वाद मसाले का नहीं, उस प्रेम का था जिसके साथ वह बनाया और परोसा गया था। मिस्टर शर्मा मेरे बगल में बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, रॉबर्ट सर, आप पूछ रहे थे ना कि भारत कैसे चलता है? ऐसे चलता है भारत। जब सरकार का हाथ छोटा पड़ जाता है तो समाज अपने हाथ फैला देता है। हम करदाता, टैक्स पेयर्स होने से पहले एक परिवार हैं। हम अधिकारों, राइट्स की बात करने से पहले कर्तव्यों, ड्यूटीज की बात करते हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम है सर। पूरी दुनिया एक परिवार है। यह सिर्फ एक संस्कृत का श्लोक नहीं है, यह हमारी रगों में दौड़ता है। उस रात उस गुरुद्वारे के फर्श पर हजारों अनजान लोगों के बीच लेटकर मुझे जो नींद आई, वैसी नींद मुझे अपने वातानुकूलित बेडरूम में गद्देदार बिस्तर पर कभी नहीं आई थी। मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा था, पुलिस की वजह से नहीं, सेना की वजह से नहीं, बल्कि इन आम लोगों की वजह से। मैंने महसूस किया कि भारत गरीब देश हो सकता है आर्थिक आंकड़ों में, लेकिन मानवता में यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। इनके पास वह सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल है, जिसे डॉलर या पाउंड में नहीं खरीदा जा सकता। अगली सुबह जब बारिश रुकी और पानी थोड़ा कम हुआ तो मैंने देखा कि शहर फिर से खड़ा हो रहा है। लोग अपनी दुकानों से कीचड़ निकाल रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर मायूसी नहीं थी। वे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। अरे भाई, तेरा तो स्विमिंग पूल बन गया, एक पड़ोसी दूसरे से कह रहा था। विपत्ति में भी हास्य ढूंढ लेना, यह जिजीविषा, यह स्पिरिट मैंने कहीं और नहीं देखी। मुझे याद आया, लंदन में जब थोड़ी सी बर्फबारी होती है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सरकार को कोसते हैं। यहां लोग बाढ़ को भी एक उत्सव की तरह ले रहे थे, मिलजुल कर सफाई कर रहे थे। किसी ने नहीं पूछा कि म्यूनिसिपैलिटी वाले कब आएंगे। उन्होंने झाड़ू उठाई और खुद लग गए। मैं होटल वापस गया अपना सामान पैक करने, लेकिन अब मैं वह रॉबर्ट नहीं था जो कल आया था। मेरा अहंकार उस बाढ़ के पानी में बह चुका था। मैंने अपनी रिपोर्ट निकाली जिस पर लिखा था मिशन इम्पॉसिबल। मैंने उसे फाड़ दिया।
और एक नया पन्ना निकाला। उस पर मैंने शीर्षक लिखा, दी इनविंसिबल इंडिया, अजेय भारत। मैंने लिखा, हम उन्हें सड़कें बनाना सिखा सकते हैं, हम उन्हें ब्रिज बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन हमें उनसे सीखना होगा कि समाज कैसे बनाया जाता है। हमें उनसे सीखना होगा कि जब सब कुछ गिर रहा हो तो एक दूसरे को थाम कर कैसे खड़े रहा जाता है। भारत को हमारी जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। भारत के पास वह दर्शन है जो इस टूटती हुई स्वार्थी दुनिया को जोड़ सकता है। अगली सुबह जब मैं उस गुरुद्वारे से बाहर निकला तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर अभी भी पानी में डूबा हुआ था। मेरे मन में एक सवाल अभी भी खटक रहा था। कल मैंने जो देखा वह शायद एक अपवाद हो सकता है, एक दिन का जोश हो सकता है, लेकिन क्या यह अराजकता रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम कर सकती है? क्या बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के, बिना कंप्यूटर और सैटेलाइट के, यह विशाल देश वास्तव में चल सकता है? मिस्टर शर्मा मुझे एक रेलवे स्टेशन के पास ले गए। वहां पटरियां अभी भी पानी में डूबी थीं, ट्रेनें बंद थीं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर सफेद टोपी पहने हजारों लोगों का एक समूह खड़ा था। वे डब्बे वाले थे। वहां पटरियां को अब हर पर बंदा होगा। मैं उनके बारे में सुन चुका था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उन पर केस स्टडी लिखी थी। वे दावा करते थे कि 6 मिलियन टिफिन बॉक्स में से केवल एक गलती होती है, यानी 6 सिग्मा का स्तर। लेकिन जब मैंने उन्हें किताबों में पढ़ा था तो मुझे लगा था कि वे कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल करते होंगे, कोई बारकोड, कोई स्कैनर, कोई जीपीएस ट्रैकर। लेकिन वहां उस प्लेटफॉर्म पर मैंने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उनके पास कोई गैजेट नहीं था, उनके हाथ में कोई टैबलेट नहीं था, उनके पास सिर्फ लकड़ी के लंबे क्रेट थे जिनमें लोहे के टिफिन बॉक्स रखे थे। और उन टिफिन बॉक्स पर क्या लिखा था? कोई क्यूआर कोड नहीं, सिर्फ कुछ अजीब से अक्षर और रंगीन निशान, कुछ आड़ी तिरछी लकीरें, कुछ बिंदु। मैंने एक डब्बे वाले को रोका। उसका नाम तुकाराम था। उसकी उम्र 60 के पार रही होगी, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें बाज जैसी तेज। मैंने पूछा, तुकाराम जी, आज तो ट्रेनें बंद हैं, पूरा शहर जाम है, आप ये खाना कैसे पहुंचाएंगे? और अगर पहुंचा भी दिया तो खाली डब्बे वापस कैसे लाएंगे? क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है, कोई डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम? तुकाराम हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई अहंकार नहीं, बस एक गहरा आत्मविश्वास था। उसने अपनी सफेद टोपी ठीक की और कहा, साहब, हमारा बैकअप प्लान हमारे पैर हैं और हमारा ट्रैकिंग सिस्टम हमारा ईमान है। पेट को भूख लगती है साहब, उसे यह नहीं पता कि ट्रेन बंद है या सिग्नल खराब है। ग्राहक भगवान होता है और भगवान को भूखा नहीं रखा जाता। और फिर मैंने वह देखा जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चूंकि ट्रेनें बंद थीं, उन लोगों ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी थी। उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई ईमेल नहीं भेजा। उन्होंने बस एक दूसरे की आंखों में देखा और फैसला ले लिया गया। वे मानव श्रृंखला बनाने लगे। कुछ लोग साइकिलों पर निकले, कुछ लोग हाथ गाड़ियों पर, और जहां पानी ज्यादा था वहां वे टिफिन के भारी क्रिएट अपने सिर पर रखकर पैदल निकल पड़े। कमर तक पानी में, कीचड़ और मलबे के बीच वे संतुलन बनाते हुए चल रहे थे। एक डब्बा भी नहीं गिरा, एक सब्जी भी नहीं छलकी। मिस्टर शर्मा ने मुझे बताया, रॉबर्ट सर, आप जानते हैं यह निशान क्या है? यह कोडिंग सिस्टम है जो अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं। यह रंग बताता है कि खाना कहां से आया है, और यह निशान बताता है कि इसे किस बिल्डिंग, किस फ्लोर और किस डेस्क पर जाना है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैं एक ऐसे देश से आता हूं जहां अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो पार्सल खो जाते हैं, जहां अगर पता सही न लिखा हो तो डिलीवरी वापस हो जाती है। और यहां एक अनपढ़ आदमी एक ऐसी भाषा में कोडिंग डिकोड कर रहा है जो किसी कंप्यूटर ने नहीं बनाई, और वह उस डब्बे को 20 मिलियन लोगों की भीड़ में सही आदमी तक पहुंचा रहा है, वह भी बाढ़ के बीच। यह मैनेजमेंट नहीं है, यह तपस्या है। यह काम के प्रति वह समर्पण है जिसे पश्चिम में हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, लेकिन भारत में यह इबादत है। हम थोड़ा आगे बढ़े, शहर के एक पुराने इलाके में जिसे लोग स्लम या बस्ती कहते हैं। सच कहूं तो मैं वहां जाने से डर रहा था। पश्चिमी मीडिया ने हमें बताया था कि भारत की बस्तियां नरक होती हैं, गंदगी, बीमारी, अपराध। मैं अपनी नाक पर रूमाल रखने के लिए तैयार था, लेकिन जब हम उस संकरी गली में दाखिल हुए तो मुझे बदबू नहीं, बल्कि मशीन के तेल और गीली मिट्टी की महक आई। वह जगह कोई रिहायशी इलाका नहीं, बल्कि एक विशाल कारखाना थी। हर छोटे घर के अंदर एक उद्योग चल रहा था।
कहीं चमड़े के बैग बन रहे थे, कहीं मिट्टी के बर्तन, कहीं पुराने प्लास्टिक को रिसाइकिल करके नई चीजें बनाई जा रही थीं। वहां मैंने भारत की असली इंजीनियरिंग देखी, जिसे ये लोग जुगाड़ कहते हैं। एक जगह एक जनरेटर खराब पड़ा था। बाढ़ के पानी ने उसे जाम कर दिया था। उस जनरेटर से पूरी गली की बिजली आ रही थी। अगर मैं होता तो मैकेनिक का इंतजार करता या नया पार्ट ऑर्डर करता, लेकिन वहां एक 20 साल का लड़का हाथ में पाना लिए खड़ा था। उसके पास असली स्पेयर पार्ट नहीं था। उसने क्या किया? उसने एक पुरानी साइकिल की चेन और एक फटे हुए रबड़ के टायर का इस्तेमाल करके उस जनरेटर को ठीक कर दिया। 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में उसने वह मशीन चालू कर दी जिसे ठीक करने में हमारी कंपनियों के इंजीनियर 2 दिन लगा देते। मैंने उससे पूछा, तुमने यह कहां सीखा? कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में? वह मुस्कुराया और अपने माथे पर हाथ रखकर बोला, साहब, जरूरत सबसे बड़ी टीचर होती है। हमारे पास संसाधन नहीं है, इसीलिए हमारे पास दिमाग है। जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। मैं सन्न रह गया। यह लड़का, जिसके पास शायद डिग्री नहीं थी, वह प्रॉब्लम सॉल्विंग का मास्टर था। हम पश्चिम में चीजों को रिप्लेसेस बदलना करते हैं। भारत में लोग चीजों को रिपेयर सुधारना करते हैं। यह सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं था, यह जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में था। वे रिश्तों को भी रिपेयर करते हैं, वे स्थितियों को भी रिपेयर करते हैं, वे हार नहीं मानते। तभी गली के एक कोने से शोर सुनाई दिया। रोने की आवाजें आ रही थीं। हम वहां पहुंचे। एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी। वह दर्द से कराह रही थी। उसे डायबिटीज का अटैक आया था और उसकी इंसुलिन खत्म हो चुकी थी। उसके परिवार वाले घबराए हुए थे। नजदीकी केमिस्ट की दुकान बंद थी और बड़े अस्पताल जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। सड़कें अभी भी पानी से भरी थीं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी थी। लंदन में मैं 911 कॉल करता और हेलीकॉप्टर आ जाता, लेकिन यहां क्या होगा? क्या यह महिला मेरी आंखों के सामने मर जाएगी? मैंने मिस्टर शर्मा से कहा, हमें कुछ करना होगा, अपनी गाड़ी बुलाइए। मिस्टर शर्मा ने कहा, गाड़ी यहां नहीं आ सकती सर, गलियां बहुत संकरी हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, भारत का अपना इंटरनेट शुरू हो चुका है। अपना इंटरनेट? मैं समझा नहीं। मैंने देखा कि उस महिला के बेटे ने गली के बाहर खड़े एक चाय वाले को चिल्लाकर कुछ कहा। चाय वाले ने सामने की छत पर खड़े एक लड़के को इशारा किया। उस लड़के ने सीटी बजाई और अगली गली में खड़े एक रिक्शे वाले को कुछ समझाया। यह क्या हो रहा था? यह एक संदेश था जो हवा की रफ्तार से फैल रहा था। बिना व्हाट्सएप, बिना फोन, इंसानी आवाजों की एक रिले रेस शुरू हो गई थी। संदेश यह था, चाची को इंसुलिन चाहिए, तुरंत। यह संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक छत से दूसरी छत, एक दुकान से दूसरी दुकान तक पहुंच रहा था। और विश्वास मानिए, 15 मिनट के अंदर, सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक लड़का दौड़ता हुआ आया। वह भीगा हुआ था, उसकी सांसें फूल रही थीं। उसके हाथ में इंसुलिन का एक छोटा सा पैकेट था। यह दवा 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे केमिस्ट से आई थी, जिसे किसी ने जगाकर दुकान खुलवाई थी, और वहां से यह दवा हाथों हाथ एक धावक से दूसरे धावक तक पास होते हुए यहां पहुंची थी। जब उस बूढ़ी मां को इंजेक्शन लगाया गया और उनकी सांसें स्थिर हुईं, तो वहां खड़े लोगों ने तालियां नहीं बजाईं। उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। उन्होंने बस राहत की सांस ली और अपने काम पर वापस चले गए, जैसे कि यह कोई बड़ी बात न हो, जैसे कि किसी अनजान की जान बचाना उनके रोजमर्रा के काम का हिस्सा हो। उस लड़के ने जो दवा लाया था, पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, अरे चाची तो अपनी ही है, बाद में हिसाब कर लेंगे। मैं वहां खड़ा उस संकरी, गीली और अंधेरी गली में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मैं यहां इन्हें सिस्टम सिखाने आया था, मैं इन्हें कनेक्टिविटी सिखाने आया था। हमारे पास 5G नेटवर्क है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, लेकिन क्या हमारे पास दिलों का कनेक्शन है? लंदन में मैं अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानता। अगर मैं अपने अपार्टमेंट में गिर जाऊं तो शायद 2 दिन तक किसी को पता भी न चले। और यहां एक आवाज पर पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है। यहां सूचनाएं ऑप्टिक फाइबर से नहीं, बल्कि हमदर्दी के धागों से यात्रा करती हैं। मिस्टर शर्मा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रॉबर्ट सर, आप जो देख रहे हैं वह भारत की असली संपत्ति है। इसे सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। सरकार पेंशन देती है, बीमा देती है, लेकिन यह समाज, यह भरोसा देता है। भरोसा कि अगर मैं गिरूंगा
तो कोई ना कोई मुझे थाम लेगा। यह भरोसा ही हमें गरीब होने के बावजूद खुश रखता है। यह भरोसा ही हमें तनाव से बचाता है। दोपहर होते होते मैं एक और दृश्य का गवाह बना जिसने मेरी व्यापारिक बुद्धि को चुनौती दी। हम एक बाजार से गुजर रहे थे जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था। दुकानों में पानी भर गया था, सामान बर्बाद हो गया था। एक कपड़े की दुकान थी जिसका सारा माल कीचड़ में सन गया था। लाखों का नुकसान हुआ था। दुकानदार, एक मध्यम उम्र का आदमी, अपनी दुकान के बाहर बैठा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह रो रहा होगा या सरकार को कोस रहा होगा या बीमा कंपनी को फोन पर गालियां दे रहा होगा। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो वह अपने पड़ोसियों के साथ चाय पी रहा था और हंस रहा था। मैंने हैरान होकर पूछा, भाई साहब, आपकी दुकान बर्बाद हो गई है, आपकी साल भर की कमाई मिट्टी में मिल गई है और आप हंस रहे हैं, आपको चिंता नहीं है? उस दुकानदार ने जो जवाब दिया वह किसी भी MBA की किताब में नहीं मिलेगा। उसने कहा, साहब, नुकसान तो दुकान का हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ है। मैं तो जिंदा हूं, मेरे हाथ पैर सलामत हैं। लक्ष्मी धन तो चंचला है, आज आई है, कल चली जाएगी, फिर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं रोने बैठ गया तो मेरे पड़ोसी दुखी हो जाएंगे और फिर यह सब तो ऊपर वाले का है। उसने दिया था, उसने ले लिया, वह फिर देगा, उस पर भरोसा है। भाग्य पर इतना भरोसा, इसे हम पश्चिम में भाग्यवाद, फेटलिज्म कहते हैं और इसे आलस्य की निशानी मानते हैं। लेकिन आज मैंने इसे एक नई रोशनी में देखा। यह आलस्य नहीं था, यह स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस था। यह वह आध्यात्मिक शक्ति थी जो इंसान को बड़े से बड़े सदमे को झेलने की ताकत देती है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के लिए हम पश्चिम में हजारों डॉलर खर्च करते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, एंटी डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। भारत के पास यह इनबिल्ट थेरेपी है। वे सुख और दुख दोनों को प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए वे टूटते नहीं, इसीलिए वे आत्महत्या नहीं करते जब बाजार गिरता है। उनकी पहले से इस तार की बात, जड़ें जमीन में नहीं, अध्यात्म में हैं। शाम को मिस्टर शर्मा मुझे अपने घर ले गए। वह एक साधारण सा फ्लैट था। उनकी पत्नी और बच्चे वहां थे। बिजली अभी भी नहीं आई थी। घर में मोमबत्तियां जल रही थीं। पानी की किल्लत थी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, उनकी पत्नी सत्ता की एक हर में लोने मिसेज शर्मा ने मेरा स्वागत ऐसे किया जैसे मैं कोई राजा हूं। अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान है। उन्होंने अपने हिस्से का पानी मुझे हाथ मुंह धोने के लिए दे दिया। उन्होंने जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उससे मेरे लिए थाली सजाई। मुझे पता था कि अगर मैं खाऊंगा तो शायद वे भूखे रहेंगे। मैंने खाने से मना किया। मैंने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। मिसेज शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, हमारे यहां कहते हैं कि जिस घर से मेहमान भूखा जाए उस घर से बरकत चली जाती है। आप खाइए, हमारे पास बहुत है। मैं जानता था कि यह झूठ था। उनके पास बहुत नहीं था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। मैंने वह खाना खाया और हर निवाले के साथ मेरे अंदर का पश्चिमी अहंकार पिघलता गया। मैंने देखा कि वे कैसे एक ही मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर अंताक्षरी खेल रहे थे। बच्चे खुश थे। उन्हें आईपैड या टीवी की कमी महसूस नहीं हो रही थी। वे एक दूसरे के साथ थे और यही उनके लिए काफी था। मैंने मिस्टर शर्मा से पूछा, आप लोग इतने कम में इतने खुश कैसे रह लेते हैं? हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम और ज्यादा की दौड़ में पागल रहते हैं। मिस्टर शर्मा ने कहा, रॉबर्ट सर, पश्चिम में आप लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर को ऊंचा करने में लगे रहते हैं। हम भारत में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को महत्व देते हैं। जीवन स्तर चीजों से बढ़ता है, जीवन की गुणवत्ता रिश्तों से और संतोष से बढ़ती है। हमारे पास जो नहीं है हम उसका शोक नहीं मनाते, हमारे पास जो है हम उसका उत्सव मनाते हैं। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने भारत का दूसरा चेहरा देखा। यह सिर्फ आपदा प्रबंधन नहीं था, यह जीवन प्रबंधन था। ये लोग डब्बे वाले की सटीकता के साथ काम करते हैं, एक मैकेनिक की चतुराई के साथ समस्याओं को सुलझाते हैं और एक संत के धैर्य के साथ नुकसान को स्वीकार करते हैं। मैंने सीखा कि नेटवर्क का मतलब सिर्फ तारों का जाल नहीं होता, बल्कि इंसानों का जाल होता है। और भारत का यह मानवीय नेटवर्क दुनिया के किसी भी सर्वर से ज्यादा तेज और सुरक्षित है, क्योंकि इसमें हैक होने का खतरा नहीं है। इसमें पासवर्ड प्रेम है और फायरवॉल भरोसा है। लेकिन अभी मुझे एक और परीक्षा देखनी थी। कल मुझे शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जाना था। मैंने सुना था
कि वहां हालात बदतर हैं, हजारों मरीज, कम डॉक्टर और अब यह बाढ़। क्या भारत की यह आत्मा वहां भी जिंदा रह पाएगी जहां मौत हर पल दरवाजा खटखटाती है? क्या भीड़ और बीमारी के सामने भी यह अनुशासन और दया टिक पाएगी? मैं डर रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर एक उम्मीद भी जाग चुकी थी। शायद, सिर्फ शायद, भारत मुझे वहां भी चौंका दे। अगली सुबह का सूरज बादलों के पीछे छिपा था, लेकिन मुंबई जाग चुकी थी। मिस्टर शर्मा मुझे शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ले गए। मैंने पश्चिमी मीडिया में भारत के अस्पतालों के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं। गंदगी, भीड़, संक्रमण और लापरवाही। मेरे दिमाग में एक नारकीय छवि बनी हुई थी। मैं खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था उस बदबू और चीख पुकार के लिए। लेकिन जैसा कि इस यात्रा में बार बार हुआ, मेरी कल्पना और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जब हम अस्पताल के गेट पर पहुंचे तो वहां एक मेला लगा हुआ था। एम्बुलेंस की कतारें थीं, स्ट्रेचर पर मरीज ले जाए जा रहे थे और हजारों लोग इधर उधर भाग रहे थे। यह अराजकता थी, लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण अराजकता। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे फिनाइल और दवाइयों की तीखी गंध ने घेर लिया। कॉरिडोर मरीजों से भरे हुए थे। बिस्तरों की कमी थी, इसलिए मरीजों को जमीन पर गद्दे बिछाकर लिटाया गया था। एक पश्चिमी अस्पताल में इसे मानवाधिकार उल्लंघन कहा जाता, लेकिन यहां मैंने कुछ और देखा। मैंने देखा कि कोई भी मरीज अकेला नहीं था। हर मरीज के साथ उसका पूरा परिवार था, और सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि पूरा गांव था। हम इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़े। वहां मेरी मुलाकात डॉ. अर्जुन से हुई। वह एक युवा सर्जन थे जिनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उनकी एप्रन पर खून और दवाइयों के धब्बे थे। मिस्टर शर्मा ने बताया कि डॉ. अर्जुन पिछले 48 घंटों से घर नहीं गए हैं। वे लगातार सर्जरी कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। जब मैं उनसे मिला तो वे एक दीवार के सहारे खड़े होकर चाय का एक घूंट ले रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, शायद थकान से या कैफीन की अधिकता से। मैंने उनसे पूछा, डॉ. अर्जुन, आप कैसे कर लेते हैं? आपके पास संसाधन नहीं है, स्टाफ कम है और मरीजों की बाढ़ आई हुई है। आप पागल क्यों नहीं हो जाते? आप सिस्टम को दोष देकर घर क्यों नहीं चले जाते? डॉ. अर्जुन ने अपनी थकी हुई आंखों से मुझे देखा और मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा, मिस्टर रॉबर्ट, जब आप एक मां को अपने बच्चे के लिए रोते हुए देखते हैं तो आपको अपनी नींद याद नहीं रहती। यहां हम घड़ी देखकर काम नहीं करते, हम सांसें देखकर काम करते हैं। जब तक सांसें चल रही हैं, हमारे हाथ चलते रहेंगे। और रही बात संसाधनों की, तो भारत में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, और भगवान कभी संसाधनों का बहाना नहीं बनाते। तभी वार्ड की बिजली चली गई। जनरेटर चालू होने में कुछ सेकंड लगने वाले थे। पूरा वार्ड अंधेरे में डूब गया। वेंटिलेटर की बीप बंद हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब क्या होगा? अब तो मौत का तांडव होगा। लेकिन मैंने देखा कि डॉ. अर्जुन और उनकी टीम के हाथ नहीं रुके। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। एक नर्स ने मैनुअल पंप, अम्बू बैग उठाया और मरीज को सांस देना शुरू किया। उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वे चिल्लाए नहीं, वे घबराए नहीं, वे बस एक मशीन से इंसान बन गए। मशीनी सांसों की जगह अब इंसानी हाथ सांस दे रहे थे। उस अंधेरे कमरे में, मोबाइल की उन छोटी छोटी रोशनी में, मैंने भारत के असली हीरोज को देखा। ये लोग सुपरमैन नहीं थे, ये साधारण इंसान थे जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में हार मानने से इनकार कर दिया था। जब बिजली वापस आई तो मैंने देखा कि डॉ. अर्जुन के माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन मरीज स्थिर था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अगले मरीज की ओर बढ़ गए। मैंने सोचा, लंदन में अगर ऐसा होता तो अब तक अस्पताल पर करोड़ों का मुकदमा हो चुका होता। लेकिन यहां मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के पैर छुए। वे उन्हें भगवान कह रहे थे, और उस पल मुझे लगा कि वे गलत नहीं हैं। जो इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की जान बचाता है, वह भगवान से कम कैसे हो सकता है? मैं वार्ड से बाहर निकलकर जनरल वेंटिंग एरिया में आया। वहां का दृश्य मेरे दिल को चीर गया और साथ ही उसे जोड़ भी दिया। सैकड़ों लोग जमीन पर बैठे थे। वे मरीजों के रिश्तेदार थे। वे गरीब थे। उनके कपड़े मैले थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कई लोग दूर दराज के गांवों से आए थे, अपना सब कुछ बेचकर, सिर्फ अपने प्रियजन के इलाज के लिए। मैं एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट था,
जो मुझे सुबह होटल से मिला था। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी कि इतने भूखे लोगों के बीच मैं कैसे खाऊं। तभी मेरे पास एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार था। वह शायद उसका पूरे दिन का खाना था। उसने मुझे अपनी ओर देखते हुए पाया। मुझे लगा कि वह मुझसे पैसे मांगेगी या मुझसे कहेगी कि हट जाओ, लेकिन उसने क्या किया? उसने एक रोटी तोड़ी, उस पर थोड़ा अचार रखा और मेरी तरफ बढ़ा दी। खा ले बेटा, उसने कहा। तू परदेसी लगता है, भूखा होगा। मैं सन्न रह गया। मैं रॉबर्ट, जो लाखों कमाता हूं, जो सूट पहनता है, उसे एक ऐसी महिला खाना खिला रही है जिसके पास शायद वापस जाने का किराया भी नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मना करने की कोशिश की। नहीं माताजी, आप खाइए, आपके पास कम है। उसने जबरदस्ती रोटी मेरे हाथ में थमा दी। अरे, बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। हम गरीब लोग हैं साहब, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन दिल तो है, और यह दिल जानता है कि पेट की भूख सबकी एक जैसी होती है, चाहे वह राजा हो या रंक। मैंने वह रोटी खाई। वह सूखी रोटी थी, ठंडी थी, लेकिन उसका स्वाद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस रोटी में भारत का सार था, त्याग, अपने हिस्से का निवाला किसी अनजान को दे देना। यह सिर्फ उदारता नहीं है, यह एक संस्कार है जो हजारों सालों से इस मिट्टी में जिंदा है। मैंने देखा कि वहां सिर्फ वह महिला ही नहीं थी, पूरा वेटिंग एरिया एक बड़े परिवार की तरह व्यवहार कर रहा था। एक आदमी जिसके पास पानी की बोतल थी, वह सबको पानी पिला रहा था। एक बच्चा रो रहा था तो दूसरी महिला उसे चुप करा रही थी। वे एक दूसरे को जानते नहीं थे। वे अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के थे। कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, लेकिन दुख ने, पीड़ा ने उन सबको एक कर दिया था। अस्पताल की वह ठंडी जमीन जहां वे बैठे थे किसी मंदिर या मस्जिद से कम पवित्र नहीं थी। वहां इंसानियत की पूजा हो रही थी। मिस्टर शर्मा मेरे पास आए। उनकी आंखों में भी नमी थी। रॉबर्ट सर, उन्होंने कहा, आप देख रहे हैं, इसे हम समाज कहते हैं। पश्चिम में प्राइवेसी, एकांतता सबसे बड़ा मूल्य है। आप लोग अपना दुख अकेले सहते हैं, अपनी खुशी अकेले मनाते हैं। भारत में हम सुख और दुख बांटते हैं। जब आप अपना दुख बांटते हैं तो वह आधा हो जाता है। ये लोग एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं। ये एक दूसरे की थेरेपी हैं। इनके पास महंगे काउंसलर नहीं हैं, इनके पास एक दूसरे हैं। मैं वहां से उठा और बाल रोग वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड की ओर गया। वहां मैंने एक और चमत्कार देखा। छोटे छोटे बच्चे जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। कुछ के सिर पर बाल नहीं थे, कुछ के शरीर में नलियां लगी थीं, लेकिन वे हंस रहे थे, वे खेल रहे थे। एक नर्स जो शायद अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा सकती थी, वह रुक गई थी और बच्चों को कहानी सुना रही थी। वह उन्हें हंसा रही थी। मैंने उस नर्स से पूछा, सिस्टर, आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है, आप जा क्यों नहीं रही? उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, इन बच्चों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मेरी एक कहानी से ये थोड़ी देर के लिए अपना दर्द भूल जाते हैं तो मेरी थकान का कोई मतलब नहीं है। मेरा घर इंतजार कर सकता है, लेकिन इनकी हंसी इंतजार नहीं कर सकती। मैं बाहर कॉरिडोर में आ गया। मेरा दम घुट रहा था, दुख से नहीं, बल्कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के भारीपन से। मैं यहां आया था यह सोचने कि भारत एक टूटा हुआ देश है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि टूटा हुआ तो मैं था। हम पश्चिमी लोग जो हर चीज की कीमत जानते हैं, लेकिन किसी चीज का मूल्य, वैल्यू नहीं जानते। हम स्वास्थ्य को एक सर्विसेज मानते हैं जिसे खरीदा जाता है। भारत स्वास्थ्य को सेवा मानता है जिसे दिया जाता है। शाम को जब हम अस्पताल से निकल रहे थे तो मैंने देखा कि गेट पर एक लंबी लाइन लगी थी। यह मरीजों की लाइन नहीं थी, यह आम नागरिकों की लाइन थी जो रक्तदान, ब्लड डोनेशन करने आए थे। उन्हें पता चला था कि बाढ़ के कारण अस्पताल में खून की कमी हो गई है। ऑफिस से लौटते हुए लोग, कॉलेज के छात्र, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, सब लाइन में खड़े थे अपना खून देने के लिए। कोई उनसे जबरदस्ती नहीं कर रहा था, उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा था। मैंने एक नौजवान से पूछा, भाई, तुम थक नहीं गए? दिन भर काम किया होगा, अब खून दोगे? उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और गर्व से कहा, साहब, खून तो फिर बन जाएगा, लेकिन अगर आज खून की कमी से कोई मर गया तो वह वापस नहीं आएगा। यह मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। अगर मेरे खून की कुछ बूंदें किसी के काम आ सकें तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? रक्तदान। यह शब्द मेरे लिए सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया थी, लेकिन आज मैंने इसका असली मतलब समझा। रक्त का दान, अपने जीवन का हिस्सा देना,
यह वह राष्ट्रवाद था जो झंडों में नहीं बल्कि रगों में बहता है। यह वह देशभक्ति थी जो नारों में नहीं बल्कि कामों में दिखती है। जब हम गाड़ी में बैठे तो मैं चुप था, बिल्कुल खामोश। मिस्टर शर्मा ने पूछा, सर आप ठीक तो हैं? मैंने कहा, शर्मा जी मैं ठीक नहीं हूं, मैं शर्मिंदा हूं। मैं एक अहंकार लेकर आया था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं एक छात्र बनकर जा रहा हूं। तुमने मुझे सिखा दिया कि असली इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट और स्टील का नहीं बल्कि करुणा और साहस का होता है। तुम्हारे अस्पताल गंदे हो सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्माएं साफ हैं। तुम्हारी व्यवस्था टूट सकती है लेकिन तुम्हारा हौसला नहीं टूटता। रात को होटल के कमरे में मैंने अपनी पत्नी को लंदन फोन किया। उसने पूछा, रॉबर्ट कैसा है वो देश? क्या तुम बीमार तो नहीं पड़े? वहां बहुत गंदगी होगी ना? मैं हंसा, एक अजीब सी भीगी हुई हंसी। मैंने कहा, नहीं डार्लिंग, यहां गंदगी नहीं है, यहां मिट्टी है और उस मिट्टी में से खुशबू आती है इंसानियत की। मैं यहां बीमार नहीं पड़ा बल्कि मैं यहां आकर ठीक हो गया हूं। मेरे अंदर का जो इंसान मर चुका था वह यहां आकर जिंदा हो गया है। मैंने उसे बताया कि कैसे एक गरीब महिला ने मुझे अपनी आखिरी रोटी दी, कैसे एक डॉक्टर ने फ्लैशलाइट में सर्जरी की, कैसे लोग अपना खून देने के लिए कतार में खड़े थे। मेरी पत्नी फोन के उस पार चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, रॉबर्ट शायद हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। हाँ, हमें सीखना चाहिए, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं लेकिन भारत स्मार्ट सोल्स बना रहा है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करते हैं, भारत ह्यूमन इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है। आज मैंने जो देखा वह किसी आंकड़े में दर्ज नहीं होगा, जीडीपी में यह रोटी नहीं गिनी जाएगी, लेकिन यही वह अदृश्य शक्ति है जिसने इस देश को हजारों सालों से बचाकर रखा है और जो इसे आगे लेकर जाएगी। अगला दिन मेरा आखिरी दिन था। मुझे एक और जगह जाना था, एक स्कूल। मुझे देखना था कि इस बाढ़ ने बच्चों पर क्या असर डाला है। क्या वे डरे हुए हैं? क्या वे स्कूल छोड़ देंगे? लेकिन मैं नहीं जानता था कि वहां मुझे एक और सबक मिलने वाला था, एक ऐसा सबक जो भविष्य के बारे में था, एक ऐसा सबक जो मुझे यह विश्वास दिलाने वाला था कि भारत का आने वाला कल आज से भी ज्यादा उज्जवल है। अस्पताल के उस अनुभव ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। मिस्टर शर्मा ने कहा था, रॉबर्ट सर, अगर आपको भारत का वर्तमान देखना है तो सड़कों पर देखिए, लेकिन अगर आपको भारत का भविष्य देखना है तो हमारे स्कूलों में चलिए। और हम चल पड़े। हम शहर के एक बेहद गरीब इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल की ओर जा रहे थे। बाढ़ का पानी वहां से उतर चुका था, लेकिन अपने पीछे कीचड़ और मलबे का ढेर छोड़ गया था। मैं सोच रहा था कि स्कूल बंद होगा। जाहिर सी बात है, जिस इमारत में पानी भर गया हो वहां पढ़ाई कैसे हो सकती है? पश्चिमी देशों में अगर स्कूल की छत से एक बूंद भी टपक जाए तो उसे असुरक्षित घोषित करके बंद कर दिया जाता है। बच्चे खुश हो जाते हैं कि छुट्टी मिल गई, लेकिन जब हम उस स्कूल के गेट पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्कूल की दीवार का एक हिस्सा गिर चुका था। मैदान में कीचड़ था, लेकिन वहां सन्नाटा नहीं था। वहां शोर था, लेकिन यह शोर खेल कूद का नहीं था, यह शोर निर्माण का था। मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 या 8 साल रही होगी, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि घर के कपड़ों में थे। उनके हाथों में किताबें नहीं बल्कि झाड़ू, बाल्टियां और वाइपर थे। वे अपने स्कूल को साफ कर रहे थे। एक कक्षा के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर पर थी, दीवारें गीली थीं। ब्लैक बोर्ड पर अभी भी पानी के निशान थे, लेकिन वहां कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर अपनी गीली किताबों के पन्ने अलग कर रहे थे। वे उन्हें धूप में सुखा रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वे कोई बहुत कीमती खजाना बचाने की कोशिश कर रहे हों। मैं एक लड़की के पास गया। उसका नाम अंजलि था। वह शायद 5वीं कक्षा में थी। उसके सामने एक विज्ञान की किताब थी जो पूरी तरह भीग चुकी थी। पन्ने एक दूसरे से चिपक गए थे। अगर मैं होता तो उस किताब को कचरे के डिब्बे में फेंक देता और नई खरीद लेता, लेकिन वह लड़की एक सर्जिकल डॉक्टर जैसी सावधानी के साथ एक एक पन्ने को अलग कर रही थी और उसे फूंक मार मार कर सुखा रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटी यह किताब खराब हो गई है, इसे छोड़ दो, तुम्हारे पिता तुम्हें नई दिला देंगे। अंजलि ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने किसी पश्चिमी बच्चे में नहीं देखी थी। उसने कहा, अंकल
मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। वे दिन भर पसीना बहाते हैं, तब जाकर मेरे लिए किताबें आती हैं। यह किताब सिर्फ कागज नहीं है, यह मेरा सपना है। अगर यह नहीं रहेगी तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी, और अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मेरे पिताजी का बुढ़ापा कैसे सुधरेगा। उस 10 साल की बच्ची के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। किताब सिर्फ कागज नहीं, सपना है। पश्चिम में शिक्षा एक अधिकार, राइट है। हम स्कूल जाते हैं क्योंकि कानून कहता है, लेकिन भारत में शिक्षा एक तपस्या है। यह गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। यह एक सीढ़ी है जिससे पूरा परिवार ऊपर उठता है। इसीलिए वे किताबों की पूजा करते हैं। मैंने देखा है कि अगर यहां किसी बच्चे का पैर गलती से किताब पर लग देखी जाए तो वह तुरंत किताब को माथे से लगाता है, माफी मांगता है। वे विद्या को सरस्वती, ज्ञान की देवी मानते हैं। थोड़ा आगे स्कूल के प्रांगण में जहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था, वहां क्लास चल रही थी। चूंकि कमरों में कीचड़ था, इसलिए शिक्षक ने पेड़ के नीचे ही क्लास लगा दी थी। कोई कुर्सी नहीं थी, कोई टेबल नहीं थी, कोई प्रोजेक्टर नहीं था। बच्चे जमीन पर बोरी बिछाकर बैठे थे और शिक्षक, वह एक साधारण से कपड़े पहने हुए बुजुर्ग थे, हाथ में एक छड़ी और चौक लिए हुए। पेड़ के तने पर ही उन्होंने एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड टांग रखा था। मैं वहां खड़ा होकर सुनने लगा। वे गणित पढ़ा रहे थे, और जिस जुनून के साथ वे पढ़ा रहे थे और जिस एकाग्रता के साथ बच्चे सुन रहे थे, वह अविश्वसनीय था। पास ही सड़क पर गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, निर्माण कार्य का शोर हो रहा था। लेकिन इन बच्चों का ध्यान नहीं भटक रहा था। उनका ध्यान सिर्फ अपने गुरु के शब्दों पर था। मैंने मिस्टर शर्मा से कहा, इनके पास तो सुविधाएं ही नहीं हैं। ये बच्चे दुनिया के साथ कैसे मुकाबला करेंगे। हमारे देशों में स्मार्ट क्लासरूम हैं, टैबलेट्स हैं। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए एक लड़के की तरफ इशारा किया जो सबसे पीछे बैठा था और अपनी नोटबुक में तेजी से कुछ लिख रहा था। सर, सुविधाएं इंसान को आराम देती हैं, लेकिन संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। ये बच्चे अभावों, स्कार्सी में पल रहे हैं, इसलिए इनका दिमाग हमसे ज्यादा तेज चलता है। ये हर समस्या का समाधान ढूंढना जानते हैं। यही बच्चे कल को नासा और गूगल चलाएंगे, क्योंकि जिसने कीचड़ में बैठकर गणित हल कर लिया, उसके लिए वातानुकूलित कमरे में बैठकर कोडिंग करना बाएं हाथ का खेल है। मैं उस लड़के के पास गया। उसका नाम राजू था। मैंने उसकी नोटबुक देखी। वह कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राजू ने तुरंत जवाब दिया, बिना पलक झपकाए, मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा। क्यों? मैंने पूछा। ताकि मैं एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बना सकूं कि अगली बार जब बारिश हो तो मेरे स्कूल में पानी न भरे और मेरी पढ़ाई न रुके। उसका जवाब सीधा मेरे दिल पर लगा। उसका सपना अमेरिका जाना नहीं था। उसका सपना बड़ी गाड़ी खरीदना नहीं था। उसका सपना था समाधान, सॉल्यूशन। उसका सपना अपने देश, अपने समाज की समस्याओं को ठीक करना था। मुझे एहसास हुआ कि भारत के पास जो जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह ऊर्जा का एक ऐसा ज्वालामुखी है जो फटने के लिए तैयार है। इन बच्चों की आंखों में भूख थी, खाने की नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने की। लंच ब्रेक हुआ। मैंने सोचा कि अब ये बच्चे अपने टिफिन बॉक्स खोलेंगे, लेकिन मैंने देखा कि कई बच्चों के पास टिफिन नहीं था। बाढ़ के कारण उनके घरों में शायद खाना नहीं बना होगा। लेकिन फिर वही हुआ जो मैंने अस्पताल में देखा था। जिन बच्चों के पास खाना था, उन्होंने अपनी रोटियां तोड़ी और उन बच्चों की हथेलियों पर रख दी जिनके पास कुछ नहीं था। कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई दिखावा नहीं। यह उनके लिए सामान्य था, मिल बांट कर खाना। यह पाठ उन्हें किसी किताब में नहीं, बल्कि उनकी मां ने घर पर सिखाया था। मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गया। उनका ऑफिस भी अस्त व्यस्त था, लेकिन वे फाइलों के बीच बैठकर काम कर रहे थे। वे एक महिला थीं, श्रीमती कुलकर्णी। मैंने उनसे पूछा, मैडम, आप सरकार से मदद क्यों नहीं मांगती? स्कूल की मरम्मत के लिए फंड क्यों नहीं मांगती? उन्होंने अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा, फंड के लिए अर्जी दी है सर, आएगा तब आएगा। लेकिन हम तब तक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। शिक्षा नहीं रुक सकती, समय किसी का इंतजार नहीं करता। और ये बच्चे, ये हीरे हैं सर। अगर हम इन्हें नहीं तराशेंगे तो देश का नुकसान होगा। उन्होंने मुझे एक अलमारी दिखाई जहां ट्रॉफियां रखी थीं। देखिए, उन्होंने गर्व से कहा, हमारे स्कूल का रोहन पिछले साल गणित ओलंपियाड में जिले में फर्स्ट आया था। हमारी कबड्डी टीम स्टेट चैंपियन है। हमारे पास जूते नहीं थे,
हम नंगे पैर खेले और जीते। उनकी आवाज में जो गर्व था वह किसी भी अभाव को बौना साबित करने के लिए काफी था। मैंने महसूस किया कि भारत में संसाधन रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, लेकिन संकल्प डिटर्मिनेशन की कोई कमी नहीं है। यहाँ लोग अभाव को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनके पास जूते नहीं हैं तो उन्हें अपने पैरों को पत्थर जैसा सख्त बनाना होगा, और यही सख्ती उन्हें दुनिया के किसी भी मैदान में टिकने की ताकत देती है। स्कूल से निकलते वक्त मेरी नजर स्कूल की दीवार पर लिखे एक सुविचार पर पड़ी। पेंट फीका पड़ गया था, लेकिन शब्द साफ थे। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। मैं सोचने लगा, हमारे देशों में विद्या अक्सर अहंकार देती है। जितनी बड़ी डिग्री उतना बड़ा घमंड, लेकिन यहां ज्ञान उन्हें और विनम्र बना रहा था। वे जानते थे कि वे प्रकृति के सामने छोटे हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। वापस लौटते समय मिस्टर शर्मा ने मुझसे पूछा, रॉबर्ट सर, अब आपको क्या लगता है, क्या हमारा भविष्य अंधकारमय है? मैंने एक गहरी सांस ली। नहीं शर्मा जी, मैंने कहा, मैं गलत था। मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था। मैं सोचता था कि भारत एक विकासशील डेवलपिंग देश है, लेकिन आज मुझे लगा कि भारत एक विकसित आत्मा डेवलप्ड सोल वाला देश है। तुम्हारे पास जो मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल है वह दुनिया के किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा है। ये बच्चे सिर्फ भारत का भविष्य नहीं है, ये दुनिया की उम्मीद है। मैं कार की खिड़की से बाहर देख रहा था। सूरज बादलों से बाहर आ गया था। धूप खिली हुई थी, कीचड़ सूखने लगा था। जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही थी, लेकिन यह सामान्य जिंदगी नहीं थी। यह एक ऐसी जिंदगी थी जिसने मौत को आंख दिखाई थी और मुस्कुरा कर कहा था, आज नहीं। यह एक ऐसी जिंदगी थी जो गिरने के बाद उठना जानती थी। मुझे याद आया कि जब मैं भारत आ रहा था तो मेरे दोस्तों ने कहा था, वहां बच के रहना, वहां बहुत अराजकता है। अब मेरा मन कर रहा था कि उन्हें फोन करके कहूं, हां यहां अराजकता है, लेकिन उस अराजकता के बीच एक सुंदर सा सुर है, एक ऐसा संगीत है जो केवल दिल से सुना जा सकता है। अब मेरे सफर का अंतिम पड़ाव बाकी था। मुझे एयरपोर्ट जाना था, वापस लंदन, वापस उसी व्यवस्थित दुनिया में जहां सब कुछ टाइम टेबल से चलता है। लेकिन मुझे डर लग रहा था। डर इस बात का कि वहां जाकर मैं इस गर्मी, इस अपनापन को मिस करूंगा। मुझे डर था कि मैं वहां की मशीनी जिंदगी में फिर से फिट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि भारत ने मुझे बिगाड़ दिया था। भारत ने मुझे प्यार की, इंसानियत की और भाईचारे की ऐसी लत लगा दी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। शाम को मेरी फ्लाइट थी। मिस्टर शर्मा मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आए, वही जगह जहां 3 दिन पहले मैं आया था और गर्मी और शोर की शिकायत कर रहा था। आज वही शोर मुझे संगीत लग रहा था। आज वही भीड़ मुझे अपने परिवार जैसी लग रही थी। मैंने मिस्टर शर्मा की तरफ देखा। मैं उन्हें कुछ देना चाहता था। पैसे नहीं, यह उनका अपमान होगा। गिफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने बस अपने दोनों हाथ जोड़े नमस्ते करने के लिए। पहले मैं हाथ मिलाता था, शेक हैंड्स, लेकिन आज मेरा मन अपने आप जुड़ गया। नमस्ते शर्मा जी, मैंने कहा। आपने मुझे सिर्फ शहर नहीं दिखाया, आपने मुझे आईना दिखाया। मैं यहां एक कंसल्टेंट बनकर आया था, लेकिन एक इंसान बनकर जा रहा हूं। मिस्टर शर्मा ने भी हाथ जोड़े और मुस्कुराए। फिर आइएगा सर, भारत का दिल बहुत बड़ा है, इसमें सबके लिए जगह है। मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया, लेकिन मेरा दिल बाहर ही रह गया था। उन गीली सड़कों पर, उस गुरुद्वारे में, उस अस्पताल के कॉरिडोर में और उस टूटे हुए स्कूल की दीवार के पास। मैंने चेक इन काउंटर पर अपना पासपोर्ट दिया। ऑफिसर ने पूछा, सर, हाउ वॉज योर स्टे इन इंडिया? भारत में आपका प्रवास कैसा रहा? मैं मुस्कुराया और हिंदी में जवाब दिया, जो मैंने इन 3 दिनों में टूटी फूटी सीख ली थी, बहुत अच्छा। भारत महान है। ऑफिसर चौंक गया, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने स्टैंप लगाया और कहा, जय हिंद सर। जय हिंद, मैंने दोहराया, और उस एक शब्द में मुझे वह सारी ताकत महसूस हुई जो इस देश को थामे हुए है। अब बस एक आखिरी काम बाकी था। घर पहुंचकर मुझे वह रिपोर्ट सबमिट करनी थी, वह प्रेजेंटेशन देना था जिसके लिए मैं आया था। लेकिन मैं जानता था कि मेरी प्रेजेंटेशन अब बदल चुकी है। मैं वहां जाकर आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं वहां जाकर जज्बात की बात करूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि वे भारत को गलत चश्मे से देख रहे हैं,
लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरते ही मुझे वह ठंडक महसूस हुई जिसे मैं कभी सभ्यता की निशानी मानता था, लेकिन आज वह ठंडक मुझे चुभ रही थी। सब कुछ शांत था, फर्श चमकदार थे, लोग कतार में खड़े थे, कोई शोर नहीं था, लेकिन वहां कोई मुस्कुराहट भी नहीं थी। लोग अपने फोन में खोए हुए थे, हेडफोन लगाए हुए थे, अपनी ही दुनिया में कैद। मैंने एक टैक्सी ली, ड्राइवर ने मुझसे बात नहीं की, मैंने उससे बात नहीं की। हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, लेकिन हम मीलों दूर थे। मुझे अचानक मुंबई के उस ऑटो वाले की याद आ गई जो ट्रैफिक में फंसे होने पर भी मुझे अपने परिवार की कहानियां सुना रहा था। मुझे उस चाय वाली मां की याद आ गई जिसने मुझे बारिश में मुफ्त चाय पिलाई थी। मुझे अपने घर, अपने शहर में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। यह वही लंदन था जिसे मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर मानता था, लेकिन आज यह शहर मुझे एक मशीन जैसा लग रहा था, कुशल लेकिन बेजान। अगले दिन मेरे ऑफिस में बड़ी बैठक थी। बोर्ड रूम में सन्नाटा था। लंबी मेज के चारों तरफ सूट बूट पहने गंभीर चेहरे वाले लोग बैठे थे। वे सब मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं मुंबई की कमियां गिनाऊंगा। वे तैयार थे उन कहानियों पर हंसने के लिए कि कैसे भारत में गायें सड़कों पर घूमती हैं और कैसे वहां का ट्रैफिक भगवान भरोसे चलता है। मेरे बॉस मिस्टर विलियम्स ने चश्मा उतारते हुए पूछा, तो रॉबर्ट, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? क्या हमें प्रोजेक्ट मुंबई को रद्द कर देना चाहिए? मैंने सुना है वहां बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या वह शहर रहने लायक है? पूरे कमरे में हंसी की एक लहर दौड़ गई। वे सब मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी फाइल मेज पर रखी। उस फाइल में मुंबई की टूटी हुई सड़कों और पुराने ड्रेनेज सिस्टम के आंकड़े थे, लेकिन मैंने वह फाइल नहीं खोली। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और प्रोजेक्टर की स्क्रीन की तरफ बढ़ा। सज्जनों, मैंने भारी आवाज में कहा, मैं वहां आपको यह बताने गया था कि वे हमसे कितने पीछे हैं, लेकिन मैं यह जानकर वापस आया हूं कि वे हमसे कितने आगे निकल चुके हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस्टर विलियम्स के चेहरे से हंसी गायब हो गई। तुम क्या कह रहे हो रॉबर्ट? क्या तुम बुखार में हो? मैंने स्क्रीन पर पहली तस्वीर दिखाई। यह वह तस्वीर थी जो मैंने उस डब्बे वाले की खींची थी जो कमर तक पानी में टिफिन का क्रेट सिर पर रखकर चल रहा था। इसे देखिए, मैंने कहा। आप इसे एक गरीब मजदूर समझ रहे होंगे, लेकिन यह दुनिया का सबसे भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स मैनेजर है। इसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, लेकिन इसने बाढ़ के बीच, जब हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर डाउन हो गए थे, अपना काम पूरा किया। इसने बहाना नहीं बनाया। इसने यह नहीं कहा कि सिस्टम फेल है। इसने खुद को सिस्टम बना लिया। फिर मैंने दूसरी तस्वीर दिखाई। वह तस्वीर डॉ. अर्जुन की थी जो मोबाइल की फ्लैशलाइट में मरीज का इलाज कर रहे थे। और इसे देखिए, यह उनका हेल्थ केयर सिस्टम है। हमारे यहां अगर बिजली चली जाए तो हम प्रोटोकॉल का हवाला देकर काम रोक देते हैं। हम डरते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम पर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन इस आदमी ने डर को नहीं, कर्तव्य को चुना। इसने संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोया। इसने अपनी हिम्मत को संसाधन बना लिया। मैंने एक के बाद एक तस्वीरें बदलनी शुरू की। गुरुद्वारे में खाना खिलाते लोग, एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपनी गाड़ियां फुटपाथ पर चढ़ाते अमीर लोग, और वह स्कूल का बच्चा राजू जो इंजीनियर बनकर देश को सुधारना चाहता है। आप लोग पूछते हैं कि क्या मुंबई रहने लायक है? मेरी आवाज गूंज रही थी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या लंदन रहने लायक है? हमारे पास सड़कें हैं, लेकिन क्या हमारे पास रास्ता देने वाला दिल है? हमारे पास घर हैं, लेकिन क्या हमारे पास परिवार है? हम अकेलेपन की महामारी से जूझ रहे हैं। हम डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, और वहां लोग कीचड़ में खड़े होकर भी हंस रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। बोर्ड के सदस्य अब सीधे होकर बैठ गए थे। उनका अहंकार हिल चुका था। मैंने अपनी बात जारी रखी। हम पश्चिम वाले सोचते हैं कि विकास, डेवलपमेंट का मतलब है कंक्रीट के जंगल खड़े करना। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हर समस्या का समाधान है, लेकिन भारत ने मुझे सिखाया है कि असली विकास चरित्र, कैरेक्टर का होता है। असली स्मार्ट सिटी वह नहीं है जहां सेंसर लगे हों। असली स्मार्ट सिटी वह है जहां के नागरिक एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकें। मैंने मिस्टर विलियम्स की आंखों में देखा। सर, हमें भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें भारत से सीखने की जरूरत है। हमें उनसे जुगाड़ सीखना होगा। कम संसाधनों में ज्यादा कैसे करें। हमें उनसे संस्कार सीखने होंगे, बड़ों का आदर और छोटों से प्यार। हमें उनसे जुगाड़तू और आदर का पूरा मदद तक, उनसे धैर्य सीखना होगा। अगर हमने यह नहीं सीखा
तो एक दिन हमारी मशीनें तो चलेंगी, लेकिन हमारा समाज रुक जाएगा। मैंने अपनी जेब से वह सस्ती सी ऊनी टोपी निकाली जो मुझे स्कूल के बच्चों ने गिफ्ट की थी। यह टोपी शायद 2 पाउंड की होगी, लेकिन मेरे लिए यह कोहिनूर हीरे से ज्यादा कीमती है, क्योंकि यह मुझे याद दिलाती है कि खुशी खरीदने से नहीं, यह कोहिनूर हीरे से ज्यादा कीमती है, देने से मिलती है। मैंने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया। मेरा सुझाव है कि हम अपने इंजीनियरों को वहां तकनीक सिखाने न भेजें, बल्कि हम अपने मैनेजरों को वहां मानवता सीखने भेजें। प्रोजेक्ट मुंबई रद्द नहीं होगा, प्रोजेक्ट मुंबई अब शुरू होगा, लेकिन इस बार हम छात्र होंगे और वे हमारे गुरु। पूरा कमरा खामोश था, इतना सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। और फिर धीरे से एक ताली बजी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा बोर्ड रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मिस्टर विलियम्स अपनी सीट से उठे और मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, रॉबर्ट, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें वह आईना दिखाया जिससे हम भाग रहे थे। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं लंदन में ही रहा, लेकिन मेरे जीने का तरीका भारतीय हो गया। अब मैं अपने पड़ोसी को देखकर मुंह नहीं फेरता, बल्कि मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता हूं। जब लिफ्ट खराब होती है तो मैं शिकायत नहीं करता। सीढ़ियां चढ़ते हुए सोचता हूं कि यह कसरत का मौका है। जब मेरे पास कोई मदद के लिए आता है तो मैं घड़ी नहीं देखता। मैंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखा है, चिड़ियों के लिए पानी भरकर। यह मैंने भारत में सीखा था। वहां लोग चींटियों को भी आटा डालते हैं। हर जीव का ख्याल रखना, यही तो धर्म है। और अब मैं यह कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? मेरे प्यारे भारतवासी दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। मैं जानता हूं कि कई बार आप अपने देश की कमियों से परेशान हो जाते हैं। आप ट्रैफिक, भीड़ और गंदगी को कोसते हैं। आप पश्चिम की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि काश हम उनके जैसे होते। लेकिन मैं, एक पश्चिमी इंसान, आज आपको यह बताना चाहता हूं कि आप गलत हैं। अपनी ताकत को पहचानिए। पश्चिम चमक रहा है, लेकिन वह अंदर से खोखला हो रहा है। भारत के पास वह आत्मा है जो दुनिया को बचा सकती है। आपकी संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली की परंपरा, आपके त्योहार, आपकी अतिथि सत्कार की भावना, आपका बड़ों के पैर छूना, ये सब पुराने रीति रिवाज नहीं है। ये वो जड़ें हैं जिन्होंने आपको आंधी तूफान में भी खड़ा रखा है। दुनिया बदल रही है। आने वाला समय मशीनों का नहीं, भावनाओं का होगा। आने वाला समय उसका होगा जो गिरकर संभलना जानता है, और इसमें भारत का कोई मुकाबला नहीं है। आप लोग मिट्टी से सोना बनाना जानते हैं। मैं रॉबर्ट, लंदन से आज आपके सामने सिर झुकाता हूं। इसीलिए नहीं कि आप एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि आप एक महान सभ्यता हैं। आपने मुझे सिखाया कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं, जीने का तरीका है। अगली बार जब बारिश हो, जब मुसीबत आए, जब दुनिया कहे कि भारत नहीं कर सकता, तो बस मुस्कुरा देना। जैसे वह डब्बे वाला मुस्कुराया था, जैसे वह डॉक्टर मुस्कुराया था। क्योंकि आप जानते हैं, और अब मैं भी जानता हूं, कि जब तक भारत के लोगों के दिलों में धड़कन है, तब तक इस देश को कोई नहीं हरा सकता। आप विश्व गुरु थे और आप ही विश्व गुरु रहेंगे। बस अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर भरोसा रखिए। पश्चिम को आपकी सड़कों की जरूरत नहीं है, पश्चिम को आपके दर्शन, फिलॉसफी की जरूरत है। नमस्ते भारत, और धन्यवाद मुझे इंसान बनाने के लिए। जय हिंद।